अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। मुनीर नियाजी साहब ने कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन बुरी खबर यह है कि ये एक वीक कोलिशन गवर्नमेंट है। बेसाखियों के सहारे पर खड़ी हुई हुकूमत क्या पाकिस्तान के मसाइल को हल कर पाएगी? पाकिस्तान की मईशत की नाव जो इस वक्त डोल रही है, पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे वार्निंग जारी कर रहे हैं। इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां इदारे इकॉनमी को ऊपर रिपोर्ट करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडला रहा है। 8 फरवरी को लोग बाहर निकले, उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और इस उम्मीद के साथ कि एक ऐसी मजबूत हुकूमत कायम होगी जो पाकिस्तान के मसाइल को हल करेगी। लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि जो पार्टी इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उस पार्टी के पास सिंबल मौजूद नहीं था, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कन्वर्ट हो गई है। PTI बैक्ड कैंडिडेट्स ने इंतखाबी मार्का मारा, सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की और इल्ज़ामात लगाए कि उनकी जो नशिस्तें हैं उनको कम किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो 180 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए, जबकि उनके जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं लगभग 92 कैंडिडेट्स, उनका नोटिफिकेशन हुआ है। उसमें से 86 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के लिए सर्टिफिकेट जमा करवा दिया। तो अब जो हुकूमत कायम होने जा रही है, मंगल की रात हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि एक भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ, और शहबाज शरीफ को शोबाज शरीफ भी कहा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ जो है उसने अपनी जो उनकी कम्पिटेंसी है उसको चैलेंज किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान की जो गुज़श्ता हुकूमत थी, PDM की पहली हुकूमत, उसको उसकी कामयाब ना होने में कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब का भी हाथ था। मुस्लिम लीग नवाज को पाकिस्तान महंगाई लीग करार दिया गया, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि जिसमें बिलाखिर हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका साथ देने का फैसला किया। तो अब जो हुकूमत कायम होने जा रही है उसको फौरी तौर पर IMF के साथ जो दूसरा जायज़ा है SBA का, जो पाकिस्तान को एक स्पेशल इमरजेंसी लोन मिला था $3 अरब का, उसके लिए मार्च में इसका आगाज़ हो जाएगा और फिर एक फ्रेश प्रोग्राम की तरफ IMF की तरफ जाना है, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। आज बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बिहाफ पर उनकी टीम ने यह ऐलान किया कि वो IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं कि वो ऐसे किसी प्रोग्राम की हिमायत नहीं करेंगे और IMF के किसी भी प्रोग्राम की हिमायत सिर्फ इस सूरत में होगी अगर जिन हलकों में उनके इल्ज़ामात हैं कि धांधली हुई है वहाँ पर इलेक्शन का ऑडिट किया जाए, तो फिर ही वो इसका साथ देंगे। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत किस तरीके से मसाइल को और चैलेंजेस को निमट पाएगी, और फिर हर शख्स के जहन में ये सवाल मौजूद है कि अगर इस हुकूमत के कामयाब होने का, चलने का इतना ही यकीन होता तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों ना वजारतें लेती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस किस्म की हिमायत का ऐलान किया है, वो हिमायत भी एक सवाल उठा रही है कि यह हुकूमत कितनी कामयाब होगी। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान मौजूद हैं, उनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और ये जो इस वक्त सियासी सिनेरियो डेवलप हुआ उसके ऊपर उनसे बात करेंगे। लेकिन कायरा साहब, एक तो वेलकम टू द शो। मैं आपको आगाज़ में ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे ABN पे सवाल से आगे की जो होस्ट है अलीना शिगरी, उनको एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस हुकूमत के हवाले से जो पेशगोई की है कि हुकूमत कितना चल सकती है, वो जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं आपको पहले वो सुनवाना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर साहब ज़रा प्ले करें, ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं। देखिए, दैट इज़ ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उसको तो किसी सूरत भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। असेंबली किस वक्त मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं, 3 महीने के बाद हो सकते हैं, 2 साल के बाद हो सकते हैं। वेन एवर यू फील कि हमारी पोजीशन जो है स्लाइटली इम्प्रूव हुई है, कंफर्टेबल है, एंड वी आर इन ए पोजीशन टू फॉर्म सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, या हम जो है वो कोलिशन के प्रेशर्स नहीं होंगे हमें, तो भी हम खुद भी इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। कायरा साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन लोगों के हाथ में पाकिस्तान की बागडोर दे रही है, वजारत उज़्मा जिनको दे रही है, वो तो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। 3 महीने की बात भी कर दी, 2 साल की भी और मिड टर्म इलेक्शन की भी बात कर दी। अगर ये आने से पहले इस किस्म के ऐलानात करेंगे, IMF कैसे होगा, पाकिस्तान के मौशी मसाइल कैसे हल होंगे? देखिए, उन्होंने ना तो 3 महीने की बात की है ना 2 साल की है। उन्होंने पॉसिबिलिटी की बात की है कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हो सकता है। अमकानी बात है ना। आप मुझसे सवाल करते हैं क्या ये हो सकता है, तो मैं उसका जवाब दूंगा कि हाँ ये हो सकता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कैसा होने जा रहा है। सो इस सवाल पर इस तरह नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात यह है
कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये एक बड़ी कमजोर हुकूमत है और ये बड़े चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस को कैसे ओवरकम हो पाएगी। ये बात दुरुस्त है कि चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े सामने हैं, तो क्या होना चाहिए? क्या इस हुकूमत को टूट जाना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, फेल हो जाना चाहिए, फिर पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? या जमातों को सर जोड़ के मुल्क के मसाइल का हल निकालने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? तीसरा कि एक जमात कह रही है कि हमारे साथ जाती हुई है, हमारी 180 नशिस्तें थी, हमें 92 मिली हैं। अच्छा, 92 मिली हैं तो 88 नशिस्तों पे वो कह रहे हैं हमारे साथ जाती हुई है। उन्होंने अभी तक जो कंप्लेंट लॉन्च किया है वो 12 सीटों पे की है। सही। यानी डकैती उनकी 88 सीटों की हुई है, कंप्लेंट वो 12 सीटों की कर रहे हैं और हम उसके ऊपर एक पूरा मुकदमा खड़ा कर रहे हैं। फेयर एनफ। अब आगे बढ़िए। अर्ज यह है कि 2008 में एक हुकूमत आती है और उसके पास अक्सरियत किसी जमात के पास नहीं है। मुस्लिम लीग और हम इकट्ठे हुकूमत बनाते हैं। चंद माह के बाद मुस्लिम लीग अलग हो जाती है, हम उस हुकूमत को कंटिन्यू करते हैं, फिर हम मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं, MKM के साथ भी इत्तेहाद करते हैं और एक कोalition गवर्नमेंट चलाते हैं। और उस कोalition गवर्नमेंट में हम 18वीं तरमीम भी करते हैं, हम NFC भी करते हैं, हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालने की बातें भी करते हैं, हम पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, हम पाकिस्तान को फूड डेफिशिएंट कंट्री से फूड एफिशिएंट कंट्री बना देते हैं और पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा 5 साल का एक एक्सपीरियंस होता है। बावजूद इसके कि अदालत हमारे रास्ते की रुकावट बनी खड़ी है। सो ये जो कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं, इसको कमजोर गवर्नमेंट समझना मुनासिब नहीं है। हाँ, इसको चलाने के लिए एक और माइंडसेट की जरूरत होती है और वो ये है कि आप दूसरों की राय को भी एहतराम करें, उनको भी अपने साथ शामिल करें और अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ में शामिल करके सबकी राय को संभो के वो फैसले करें जो सबको कबूल हो, वाइडर ओनरशिप हो। ये रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है, बहुत पुरानी तारीख नहीं है, 2008-13 की मैं बात कर रहा हूँ। सही। अच्छा कायरा साहब, ये एक तो जो कमज़ोर हुकूमत है ये मैं करार नहीं दे रहा, ये क्रेडेंडो कह रहा है, ये फिच कह रहा है, ये फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है, ये दुनिया भर के इदारे कह रहे हैं और खुद मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत कह रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना रही है कायरा साहब, वो खुद कह रहे हैं, वही कहेंगे जो वो कह रहे हैं, हम भी वही कहेंगे तो पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिल जाएगा। कायरा साहब, सिर्फ आप नहीं कह रहे, मुस्लिम लीग नून खुद इसको एक कमजोर हुकूमत करार दे रही है। और पॉसिबिलिटी की जहां तक बात है, अगर ये एक फर्द ने कहा, क्या मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी ने कह दिया है? एक शख्स की राय है, उनका एहतराम है, वो सीनियर बंदे हैं। आप ख्वाजा आसिफ साहब से आपकी एंकर ने सवाल किया, उन्होंने कहा ये पॉसिबिलिटी होती है, ये 3 महीने भी हो सकती है, ये 2 साल में भी हो सकती है, ये 5 साल बाद भी हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी को ये कहना कि उन्होंने करार दे दिया कि ऐसा होगा, ये तो नहीं है। कायरा साहब, इन इम्कानात का इजहार अगर हुकूमत के उन लोगों की तरफ से किया जाए जो कि किचन कैबिनेट में जिनका शुमार होता है, तो एक होक्स क्रिएट होता है, एक पैनिक क्रिएट होता है जब डिफॉल्ट की बात। ईसा ठहरे, देखें आप एंकर्स हैं, आप हमसे सवाल करते हैं कि जी फर्ज करें ऐसा हो, इसीलिए मैं फर्ज के ऊपर जवाब नहीं देता, क्योंकि जो सपोजिशन पे सवाल होते हैं उससे इसी तरह के हम पैदा होते हैं। कायरा साहब, अगर रिंग में उतरने से पहले बॉक्सर कहे कि मुझे बहुत बड़ा फेंटा पड़ने वाला है, तो फिर उसके ऊपर कौन वाला नहीं है, पढ़ सकता है। आपको अगर बंदा पूछे कि आप ये गेम जरूर जीतेंगे या आप हार सकते हैं, तो बंदा क्या कहता है? हाँ जी, पॉसिबिलिटी है मैं हार जाऊं, पॉसिबिलिटी है मैं जीत जाऊं। वो जिनसे वोट ले रहे हैं, मान ली है, वो जिनसे वोट ले रहे हैं, आप ये है कि मुल्क मुश्किल में है, मुल्क मुश्किल में है। हमारे यहाँ हुकूमतें जब भी बनी इसी तरह की हुकूमतें बनती रही हैं, बदकिस्मती है। लेकिन क्या ये मुबाहिसा पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेके जा रहा है? ये मुबाहिसा पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ नहीं ले जा रहा। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर जिन लोगों ने हुकूमत कायम करनी है, अगर वो इन खदशात का इजहार करेंगे, खुलेआम करेंगे, टीवी चैनल्स पर करेंगे, अपने स्टेटमेंट्स में करेंगे, तो फिर IMF के साथ जब गुफ्तगू होगी, उनके किसी एक फर्द की राय है, उनके जो मंशूर बनाने वाले चेयरमैन हैं इरफान सदीकी साहब, वो भी फरमा रहे हैं, बड़े लिखे हैं, बड़े लायक आदमी हैं, उनकी राय है, बट एक फर्द की राय है।
एक फर्द गिरा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फिर आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला बना है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों एडमेंट थी, क्यों ये जोर लगा रही थी कि हम हुकूमत को वोट देंगे, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे, लेकिन वजारतें नहीं लेंगे, आइनी ओहदे अपने पास रखेंगे? क्या आपको भी डाउट्स हैं ऐसे कि ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाएगी? क्योंकि अगर उसने आपको यकीन हो कि परफॉर्म करना है तो फिर आप इसमें अपना हिस्सा ज़ाहिर है कि रखेंगे। आप कहेंगे कि ज़ाहिर है कि अगर ये परफॉर्म करने जा रही है तो क्रेडिट हमारे खाते भी आना चाहिए। ईसा, ये भी मुस्लिम लीग के 2 या 3 अहबाब ने टेलीविजन शोज में बात कही है। फैक्चुअल ये है कि मुस्लिम लीग की ख्वाहिश ये थी, पहली बात तो ये थी कि इस मुल्क के लिए आइडियल होता कि सारी जमातें मिलकर हुकूमत बना लेती और एक कंसेंसस गवर्नमेंट के साथ कंसेंसस डिसीजन मेकिंग से आगे बढ़ा जाता। वो रास्ते खान साहब ने बंद कर दिए। अच्छा, अब दूसरा, एक गवर्नमेंट तो बननी है, वो तो गवर्नमेंट बना नहीं सकते, किसी को साथ मिला के भी नहीं बना सकते। अब कुछ तो होना है, उस गवर्नमेंट को हमने सपोर्ट करना है। अब एक है कि कोalition गवर्नमेंट होगी, फैसला साजी में डिले होगा, फलान होगा, इसके ऊपर बड़े सवाल है। अब अपने खोलिए अपनी लाइब्रेरीज, कितने इस पे प्रोग्राम हुए। हमने ये फैसला किया कि मुस्लिम लीग को मुकम्मल तौर पे ये रास्ता देना चाहिए, इख्तियार देना चाहिए। उनकी भी ख्वाहिश ये है कि हमें ये रास्ता मिले कि हम अपनी मर्जी से हुकूमत चलाएं, हमारे रास्ते में कोई डिसीजन मेकिंग में रुकावट ना हो और हम स्मूथ सेलिंग करके, डिसीजन करके, मुश्किल हो आसान हो, आप हमें पार्लियामेंट्री सपोर्ट फराहम करें और हम मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकालने का रास्ता पैदा करें। हमने इस पे आमीन कहा। अब जरा गौर करें, ये हुकूमत कामयाब हो जाएगी, इंशाल्लाह होगी, मेरी दुआ भी है, कोशिश भी होगी। फर्ज करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हुकूमत नाकाम हो जाती है, मुल्क मुश्किल में फंस जाता है, तो कल क्या ईसा नकवी साहब मुझे माफ करेंगे, मुझे तो आप कहेंगे कि तुम पीपल्स पार्टी हो और तुमने हुकूमत बनवाई और तुम इसके जिम्मेदार हो। तो मैं जिम्मेदारी से तो वो फर्क नहीं कर सकता, लेकिन मैं इक़्तिदार का शिरकत नहीं ले रहा, तो मैं तो सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। बजाय इसके कि मेरी उस कुर्बानी को आप अच्छा समझे, आप मेरा उसको मुझ पे इल्जाम दे रहे हैं। नहीं, आप फिर अपना वजन जो है वो उनके पलड़े में डाल रहे हैं। एक ये ऑप्शन भी तो हो सकता था कि आप जो इल्जामात हैं धांधली के, और तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि पंजाब ने भी उनको वोट दिया, केपी ने भी उनको वोट दिया, कराची ने भी उनको वोट दिया, ये कम से कम 3 जगह हैं जहां पर वो बड़े बबांगे दोहल कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है जिसके मुताबिक नतीजा कुछ और है, फॉर्म 47 में कुछ और लिखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुद ये कह रहे हैं कि इंतखाबात के नताइज के ऊपर, सर मुझे कंप्लीट करने दें, आई जस्ट क्विकली कंप्लीट। पीपल्स पार्टी खुद कह रही है कि इंतखाबात में धांधली की बहुत सी शिकायत हैं, तो आप भी इलेक्शन ऑडिट का अगर मुतालबा कर देते थे, फॉर्म 45 अपने सामने रख देते, उसके मुताबिक कहते कि तहरीक इंसाफ का, क्योंकि साख के ऊपर सवाल उठ रहा है, इस पूरी आने वाली गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो गई है इंटरनेशनली। कितने मुमालिक ये कह चुके हैं, यूरोपीय यूनियन कह चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा कह चुका है, तो फिर जो लोकल ऑब्जर्वर्स हैं वो भी ये बयान कर चुके हैं। आपके अपने जब खदशात हैं, इन इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर सवालात हैं, तो आप क्यों इस जानिब क्यों नहीं जा रहे? पहली बात तो ये है कि आप जाइए इमरान खान साहब को समझाइए, वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है, तो क्या करें? हम हवा में हाथ मारें, हम उनके जाके तरले करें, मिन्नतें करें कि मुझे ईसा साहब ने कहा है, आप मैं हाजिर हुआ हूं जनाब। तो भाई हम तो उनको पहले लड़ाइयों से निकाल रहे थे, हम तो पहले डायलॉग के जरिए मसाइल का हल निकालना चाह रहे थे। हमने तो अब भी अपनी सीसी में ये कमेटी बनवा के सारी जमातों से डायलॉग का रास्ता खोला था, लेकिन ये रास्ते सारे बंद करने वाले खुद इमरान खान है। अब मसला क्या है, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप कोलिशन गवर्नमेंट या कंसेंसस गवर्नमेंट बने, तो आपने कुछ तो मुल्क को चलाना है। हाँ, रही बात इलेक्शन के अंदर धांधली की, मैंने पहले भी आपको गुजारिश किया है कि वो कहते हैं हमारी 88 नशिस्तें छीनी गई हैं। उन्होंने शिकायत 12 नशिस्तों की है, उन्होंने FIR 12 नशिस्तों की कराई है। भाई उसको भी तो देखो साथ, सिर्फ एक तरफ के क्लेम को ना सुनते चले जाओ। तीसरी बात, हाँ उसके लिए फोरम क्या है? फोरम अदालतें हैं, जरूर उस वक्त गए हुए अदालतों से रिलीफ मिलेगा। वो जाके यही बातें माजी के इलेक्शन की नहीं रही क्या? उस वक्त हुकूमतें नहीं चली क्या? उससे पिछले इलेक्शनों में नहीं रही क्या? हुकूमतें नहीं चली। इमरान खान साहब ने खुद शिकायतें की, हुकूमतें नहीं चली। पिछली दफा इंतखाब को हम लोग कह रहे थे और आज इमरान खान कह रहे हैं, उस इंतखाब पे भी इतने ही सवाल थे, आप खुद रिपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त खान साहब कह रहे थे इलेक्शन बड़े अच्छे हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब शिकवा कर रहे हैं और जहां उनसे वो कहते हैं मेरे साथ केपी के में धांधली हुई है, वहां PTI कह रही है बड़ा फेयर काम हुआ है।
सही। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात को कंपैरिजन कर लिया जाए, पाकिस्तान के तो हर इलेक्शन के ऊपर सवाल मौजूद हैं कि साफ और शफाफ नहीं हुए। 2024 के इंतखाबात के हवाले से आपकी क्या राय है, पीपल्स पार्टी की क्या राय है? ये इंतखाबात साफ थे, शफाफ थे? देखिए ईसा, हमारा बड़ा वाज़े तौर पे ईसीसी हमारी जो हुई ईसीसी उसमें भी हमने ये फिक्र किया कि हम अपनी जमात के लोगों को कहा है, हमारी भी ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्शन शफाफ नहीं थे, इसमें बहुत सारी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने पिछले इंतखाबात के ऊपर भी किए थे, उससे पिछले इंतखाब के ऊपर भी किए थे, लेकिन आप फिर मुल्क के लिए आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करते हैं। आप एब्सोल्यूट फेयरनेस की बात बिल्कुल उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हम आज भी कह रहे हैं, हम अपने दोस्तों से कह रहे हैं, अपने मेंबर से कह रहे हैं कि वो अपने अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो सबूत है वो जमा कराए। आज मुझे एक बात बता दें, पीटीआई रोज आपको कहती है और आप पीटीआई का वही मुकदमा लेके पूरी तरह सारा मुकदमा अवाम में लेके गए हुए हैं थ्रू मीडिया कि जी पीटीआई के साथ जाती हुई है, उनके पास फॉर्म 45, किसी एक हल्के के फॉर्म 45 उन्होंने आपको दिखाए हैं पूरे? किसी एक मैंने देखे हैं बसरा साहब के हल्के के, मैंने देखे हैं मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं 349 पोलिंग स्टेशंस के। मैं अर्ज करूं, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि आपको पूरे हल्के के पोलिंग किसी भी एक के भी फॉर्म 45 नहीं दिखाएंगे। वो पूरे फोल्डर्स बनाकर फिर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के सामने उन्होंने रखे हैं। NA47 जहां पर बैठकर मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई, मैं फोल्डरों की बात नहीं, मैं आपको कह रहा हूं गिन लो। मैंने देखे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि एक हल्का कम से कम ऐसा है जिसको मैंने खुद देखा है, जिसके तमाम फॉर्म 45 मैंने देखे हैं। मैं उसके बाद ये बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा का क्लेम नहीं कर रहा, मैं एक हल्के का क्लेम कर रहा हूं। आप मुझे सिंपल एक बात बता दो, वो फॉर्म 45 लेके अगर आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी अदालत में चले जाओ, क्या ऐसा है अंधेर हो गया है कि वो अदालत नहीं सुनेगी? पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट 12 सीटों पे कंप्लेंट लॉन्च की है टोटल। खैर साहब, पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 98, ये बता दो कि कंप्लेंट कितने हल्कों पे की है? सर पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट 2017 कितने हल्कों पे की है? सेक्शन 95(10) कंप्लेंट कितने हल्कों पे की है? तहरीक इंसाफ तो क्लेम कर रही है कि उन्होंने अब 21 के बारे में कंप्लेंट की बात कर रहा हूं। सर ये तो तहरीक इंसाफ जवाब देगी ना। कायरा साहब चोरी हुई है, मैं FIR दर्ज करा रहा हूं कि मेरे 12 लाख चोरी हुए हैं। आपका ये सवाल, आपका कायरा साहब, आपका ये सवाल अगले सेगमेंट में मेरे साथ बैरिस्टर तैमूर मलिक होंगे, हम उनसे पूछ लेंगे कि भाई अगर आपका ये क्लेम है तो आपने FIR कितने हल्कों की कटवा दी। इस वक्त मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कायरा साहब, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो पाकिस्तान का कानून है जिसके तहत इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसका सेक्शन 95(10) ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कंडक्ट करवाने के 14 रोज़ के अंदर तमाम फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर लगाने हैं। वो नहीं लगाए गए। क्या आप मुतालबा करते हैं कि कानून पर अमल हो और तमाम फॉर्म 45 आज हर सूरत में 14वां दिन है अपलोड हो जाने चाहिए ECP की वेबसाइट पर? ईसा, हम पाकिस्तान के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते रहे, हम उस वक्त भी मुतालबे करते रहे, उस वक्त भी अनॉमलीज थी, उस वक्त भी जब ये सिस्टम बैठा था उस वक्त भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल अनॉमलीज हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जिसको ये क्लेम है कि मेरी 88 सीटें छीनी गई हैं वो FIR नहीं कटवाता, शोर करता है और उसके शोर को हम आगे शोर बढ़ा रहे हैं। वेरी नेक्स्ट सेगमेंट आपका ये क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हो जाएगा। कमिंग टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये तो हुकूमत है, हुकूमत बनाने के लिए आपने जो किया ये आपका डिसीजन है, सॉवरेन राइट है आपका, आपको लोगों ने वोट दिया और आप उसकी बुनियाद के ऊपर जो भी अब डिसीजंस लें। सवाल मेरा ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब को रिकैप्चर करने के लिए एक भरपूर मुहिम चलाई और उसको अट्रैक्शन भी मिली क्योंकि इमरान खान भी मैदान में नहीं थे और नवाज लीग के खिलाफ, PMLN के खिलाफ जो वोट बैंक मौजूद है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की। लेकिन इंतखाबात के बाद जब आप दोबारा से हाथ मिला लेंगे नून लीग के साथ तो पॉलिटिकल डैमेज आपको लगता है कि ये घाटे का सौदा है जो पीपल्स पार्टी ने किया? आप देखिए ना, आपने पॉसिबिलिटीज की बात करनी है, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ। एनालिस्ट किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसके सामने नहीं होती, सियासत के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे सामने एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस मुल्क के इलेक्शन हुए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं उसके ऊपर सवालात अपनी जगह, लेकिन एक जमात वो जो एक ग्रुप है पीपल वो 92 है, दूसरी तरफ 78 है, एक तरफ 54 है, किसी के पास वो मेजॉरिटी नहीं है। 92 वाला कहता है मैं किसी से मिलूंगा नहीं, और बाकी जो दो ग्रुप्स हैं, ये दो ग्रुप इकट्ठे हुए बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकता। तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं किसी के साथ नहीं मिलता,
खान साहब भी किसी के साथ नहीं मिलते, फिर दोबारा सारे मुल्क के इलेक्शन अंदर रीपोल हो जाएगा, उससे मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी, मेरी दानिश में ऐसा नुकसान हो जाएगा। सो मैंने अपने सारे कहे जो गलतियां भी हैं, जो मैंने सख्त बातें भी कही हैं, और इलेक्शन में एक दूसरे की तारीफें भी नहीं की जाती। कि जो आप हमें रोज कहते हैं ना कि ये देखिए जी कल तो आप तो इकट्ठे थे, आज आप एतराज कर रहे हैं, कल आप, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, और हम इलेक्शन में भी कह रहे थे कि हम मुस्तकबिल में इकट्ठे हुकूमत बना सकते हैं। और सारी दुनिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में यही होता है कि आप एक दूसरी जमातों के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, उनके ऊपर एतराजात करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को चैलेंज करते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन रिजल्ट क्लियर नहीं होते तो फिर आप मिल के हुकूमतें बनाते हैं। ये पॉसिबिलिटीज इसलिए कहते हैं। ओके कायरा साहब, अब वक्त क्योंकि कम रह गया, मैं आपको एक और चीज़, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज वही जो बात की थी मौलाना फजलुर रहमान ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ही सारे लोग जो है वो बॉल फेंक रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ही इसकी जिम्मेदार है, जो पीडीएम की हुकूमत बनी थी और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ। नून लीग कहती है कि हमारे सर पर थोपी गई जो हुकूमत, मौलाना फजलुर रहमान जो कहते हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उस मुलाकात का इस्टेब्लिशमेंट के साथ हवाला दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसकी बिल्कुल तस्दीक करता हूँ, ऐसा ही हुआ था, पीपल्स पार्टी वॉज द रीज़न। ये सुन लें आप वो क्या कह रहे हैं, देन आई वांट यू टू रिप्लाई टू दैट। आई वॉजंट देयर, लेकिन मुझे इतना ज़रूर है, आई कैन कन्फर्म जो मौलाना साहब कह रहे हैं वो बात दुरुस्त कह रहे हैं कि वहाँ पे सारी पार्टीज मौजूद थी। मीटिंग जो है वाज बीइंग चेयर्ड और एटलीस्ट कंट्रोल्ड बाय द देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड DGI-SI। उन्होंने ये ज़रूर ऑप्शन रखी थी कि आप इलेक्शन करवा लें। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऑलरेडी राज़ी किया हुआ था, इमरान खान इस पर राज़ी था। इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, हमारी तरफ से मियाँ साहब इस हक में थे कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि पार्टनर्स जो थे वो इस हक में नहीं थे कि इलेक्शन हो। सो वी वेंट अलॉन्ग विद आवर पार्टनर्स। एक ये भी ऑप्शन थी कि बजट के बाद जो है, क्योंकि ये मेरा ख्याल है अप्रैल में मीटिंग हुई थी या मई में हुई थी, मुझे याद नहीं है, कि जून के बजट के बाद डिसॉल्व कर दी जाए। कायरा साहब, अब ये बार बार आपके जो साथ इत्तेहादी रहे, जिनके साथ आप बैठे रहे, आज जिनके साथ आप बैठे हैं, वो सब बता रहे हैं हमें कि पीपल्स पार्टी जो है उसने स्टैंड लिया था। और आप जमहूरियत की बात करते हैं, ये पसे पर्दा ड्राइंग रूम में मुलाकातें, इस्टेब्लिशमेंट का रोल, पीपल्स पार्टी वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि ख्वाजा साहब ने ये कहा कि आई वाज़न्ट देयर, यस, वाज नॉट देयर, लेकिन उन्होंने कहा मैं कंफर्म करता हूं कि मेरी जमात वहां थी। दूसरी बात यह है कि मैं सिंपल ये कहूंगा, हम तो पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, ये फैसला तो पीडीएम का था। हम तो जब हुकूमत बनी तो उसका हिस्सा बने थे। हमारे कहां से आ गया दबाव इनके ऊपर, और ये सारे इतने कमजोर थे, और पीपल्स पार्टी लठ लेके खड़ी थी और बंदूक लेके खड़ी थी कि जनाब आप ज्वाइन करें। क्या दबाव था पीपल्स पार्टी का? हम तो इनके इत्तेहाद का हिस्सा ही नहीं थे। क्या बात करें ना लॉजिक। क्या बिलावल, आप ये तस्दीक कर सकते हैं कि बिलावल उस मुलाकात में थे? लॉजिकल बात कर रहा हूं कि आप उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, और उस इत्तेहाद का सरबराह उनके मौलाना की जरा स्पीचेस निकाल के देखिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकाल के देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकाल के देखिए, आप खोलिए ना जरा वो। कायरा साहब, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऐसी किसी मुलाकात में कभी मौजूद नहीं रहे कि जिसमें उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस वक्त के DGI-SI मौजूद हो? बहुत सारी मीटिंगों के अंदर वो थे जिसमें वो DGI-SI और आर्मी चीफ थे। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंगों में भी बेशुमार ब्रीफिंग्स में वो जाते रहे। मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स की बात कर रहा हूँ। मैं क्योंकि उन मीटिंग्स का हिस्सा नहीं था, मैं ऑनेस्टली इसको ना कंफर्म कर सकता हूँ ना इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन ईसा आइडियलिज्म अपनी जगह, इस मुल्क के अंदर कुछ हकायक मौजूद है। लेकिन मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूँ कि जिस इत्तेहाद ने वो फैसले करने थे, पीपल्स पार्टी तो उसमें माइनॉरिटी थी, उस इत्तेहाद ने अगर ये फैसला कर लेना था कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के पास कौन सी बंदूक थी जिसके तहत पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं जनाब हमने इलेक्शन कराने नहीं कराने, हमने आगे लेके जाना है सिस्टम को। ये तो सबका इत्तेफाक राय से फैसले हुए थे, और पीडीएम उनकी थी, मौलाना पीडीएम के सरबराह थे, हम तो हुकूमत में बाद में शामिल हुए। कोट ये किया जाता है कि जिस वक्त ये ऑफर रखी गई कि इमरान खान राजी हैं। आप जरा समझो ना, आप तो खुद रिपोर्टिंग कर रहे थे। क्या हम इत्तेहाद का हिस्सा थे पीडीएम का?
आप पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, आप उनके इत्तेहादी जरूर बने। हम इत्तेहादी बने जब हुकूमत बनी। सवाल ये है कि जिसने भी रिपोर्ट किया, अच्छा, उसने यही रिपोर्ट किया कि बिलावल ने बिलावल भुट्टो जरदारी टुक अ स्टैंड, ही स्टूड अप। इस तरह नहीं करते ना, उसको लॉजिकल देखते हैं। हमारे पास कोई ऐसी ताकत होगी ना, कोई ब्लैकमेल करेंगे, हमको थ्रेट करेंगे, हम कोई बंदूक उठा के मारेंगे कि जनाब अगर ये ना हुआ तो हम ये कर देंगे। क्या हमने कोई धमकी दी? हमने कोई ब्लैकमेल किया? हमने इसरार किया? और ये सारे इतने सादे थे कि बगैर किसी मजबूरी के, बगैर किसी थ्रेट के, बगैर किसी चीज के ये सब हमारी बातों में आ गए। कायरा साहब ये बात अब दूबदू होगी। आप इंशाल्लाह अगले 8-10 दिन में दोबारा मेरे पास प्रोग्राम में आएंगे और फिर हम ये बात करेंगे जब आप होंगे। मुझे कोई 2 बातें खत्म करने से पहले बता दें, क्या अभी जिस शख्स से मैं गुफ्तगू कर रहा था, ही इज द अपकमिंग गवर्नर पंजाब? मुझे नहीं पता। आपको अगर पार्टी ये जिम्मेदारी देती है, आर यू रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं पार्टी की तरफ से दी गई किसी भी जिम्मेदारी से कभी इनकार नहीं करता, और ये तो इज्जत वाली जिम्मेदारी है। मुझे अगर मिली तो बिल्कुल मैं इसको निभाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई नाम शॉर्टलिस्ट हुआ? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, मैं तो स्पेकुलेट भी नहीं कर सकता। चेयरमैन सेनेट के लिए नाम चल रहा है यूसुफ रजा गिलानी साहब का, क्या अंडर कंसिडरेशन है? बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन है। अंडर कंसिडरेशन है, हाईली लाइकली भी है। एक नाम तो नहीं होगा, कई नाम होंगे। बिल्कुल उनका नाम सही। चले, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बैरिस्टर तैमूर मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पटन से हमारे साथ मौजूद होंगे सरवर बारी साहब। पाकिस्तान के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात जिनको करार दिया जा रहा है, उसके हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात करार दिया जा रहा है, जो इंतखाबात 8 फरवरी को हुए पाकिस्तान में। अब एक वीक कोalition गवर्नमेंट हुकूमत बनाने जा रही है। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा और फिर जो ऑब्ज़र्वर्स हैं, ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से हमने देखा कि इस किस्म के बयानात आए। उसके अलावा जो दौलत मुश्तरका का वफ़द मौजूद था, और फिर जो लोकल ऑब्ज़र्वर्स हैं, पतन हो गया, पतन के अलावा फाफिन, ये सब के सब पाकिस्तान के इन इलेक्शंस में जो धांधली के मुबैना धांधली के इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। बावजूद इसके हमने देखा कि हुकूमत जो है वो बनने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन कॉल्स को उस तरीके से एंटरटेन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस तमाम मामले के ऊपर बात करने के लिए सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, और हल्का NA 148 मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी साहब के मद्दे मुकाबिल थे बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब। और इनका जो मार्जिन है जिससे इनको शिकस्त जो है वो इनकी हुई, या इनको डिक्लेयर किया गया कि ये हार गए हैं, वो 104 वोटों से इनकी शिकस्त हुई। लेकिन इनकी जो वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त है उसको भी एंटरटेन नहीं किया गया। साथ ही मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं सरवर बारी साहब, पतन के कोalition ऑफ 38 उसके सरबराह है। पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं इस तमाम मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर साहब, आपसे पहले जो सेगमेंट हमने रिकॉर्ड किया उसमें हमारे साथ मौजूद थे कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा ये कर रही है कि उनकी 180 सीटें हैं और 92 सीटों के ऊपर उनके नोटिफिकेशन हो गए, 92 वो जीते हैं। तो उन्होंने जो FIR कटवाई है वो तो सिर्फ 12 हलकों पे करवाई है। तो अगर आपका क्लेम ये है कि आप 180 सीटें नशिस्तें जीते हैं, तो बाकी 88 जो टोटल हैं उसमें से आपने सिर्फ 12 के ऊपर चैलेंज किया है रिज़ल्ट। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है जी। कायरा साहब को लगता है कि बिल्कुल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे एतबार नहीं है, तो वो उसको किसी गिनती में नहीं ला रहे। मेरे जैसे मुतअद्दिद जो वकला हैं और कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ हलकों के, जो फॉर्म 45 के रिज़ल्ट के मुताबिक मुंतखब हुए हैं अवाम की राय से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया। मैं पहले हाई कोर्ट गया, मुल्तान बेंच, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आया। RO के भी रिजेक्शन की, जो मेरी उसने दरख्वास्त रिजेक्ट की, रीकाउंट की, उसके ख़िलाफ़ भी RO ने जो मुझे एक्सेस नहीं मिला उनके दफ्तर का, उसके ख़िलाफ़ भी
जो फॉर्म 45 RO के रिकॉर्ड पे अभी तक नहीं आए, उसके खिलाफ भी, उन सब चीज़ों को लेके हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आए हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 500 से ज़्यादा पिटिशन जो हैं वो दायर हो चुकी हैं, जिसमें से कई अभी तक लगी भी नहीं है, उनकी पहली सुनवाई भी नहीं हुई है। तो FIR जहाँ तक कटने की बात है वो हैं जहाँ पे कोई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिस पे किसी के ऊपर तशद्दुद किया गया है। मेरे हल्के में कम से कम ये नहीं हुआ। मेरे हल्के में इलेक्शन का दिन, FIR से मुराद ये थी उनकी कि आपने अपनी यानी कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई इन हल्कों की। वो इस रेफरेंस में बात कर रहे थे कि आपने जो फोरम्स हैं, जो आईनी और कानूनी फोरम्स हैं, वहां पर आपने उज़रदारियां फिर उन्होंने गलत बात की, जारी नहीं किया। फिर उन्होंने गलत बात की है। बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं आपको बता सकता हूँ कि जितने हल्कों की हम बात कर रहे हैं, लोगों ने अदालतों के और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटका चुके हैं। जो 500 से ज़्यादा दरखास्तें हैं उसमें से ज़्यादातर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार थे उन्होंने दायर की हुई हैं। ये सारे हकाइक जो हैं आप इलेक्शन कमीशन से भी ले सकते हैं। अच्छा सरवर बारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि बिफोर कमिंग टू द स्पेसिफिक्स, ओवरऑल मुझे बताइए कि तहरीक इंसाफ ने जो अपना मुकदमा सामने रखा है, आपको इसमें कोई जान नज़र आती है? आपको लगता है कि ये जो क्लेम कर रहे हैं, इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को, लोकल मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, रोज़ाना इनके रहनुमा जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के बाहर और दीगर जगहों पर प्रेस टॉक्स कर रहे होते हैं और अपने तौर पर ये जो फॉर्म 45 का सबूत रख रहे हैं, ये इनफ एविडेंस है? इनके मुकदमे में जान है? पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया कह रही है, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं कह रही। UN के सेक्रेटरी जनरल ने, UN जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके सरबराह ने, यूरोपियन यूनियन के ऑफिस ने इस्लामाबाद में, यूरोपियन यूनियन ने, UK के फॉरेन मिनिस्टर ने, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने, आप नाम लें किसी मुल्क का, किसी बड़ी सिविल सोसाइटी थिंक टैंक का, और आपको पता है दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप ने पाकिस्तान को जो हाइब्रिड रजीम से निकालकर अथॉरिटेरियन का दर्जा दे दिया है और कहा है कि पाकिस्तान के जो जमहूरियत है वो 11 पॉइंट नीचे गिरी। पूरी एशिया में अगर किसी मुल्क का स्कोर नीचे गया है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, और इसका क्रेडिट हमारे इलेक्शन कमीशन को, केयर टेकर गवर्नमेंट को और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को जाता है। तो मैं मतलब, और हमने भी यहाँ देखा है, हमने भी बहुत सारे जगहों पर 131 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऑब्जर्वर्स थे, और उससे पहले जो रहा है, तो आप देखिए डेडलाइन है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कानूनन जिम्मेदारी है कि वो रात के 2 बजे तक जितने भी रिजल्ट आ गए हैं उनको पब्लिक करे। वो उसने नहीं किया। फिर 9 फरवरी को 10 बजे तक पूरे रिजल्ट आने चाहिए, और अगर रिजल्ट नहीं आए तो उसकी रीजन देनी चाहिए। हर हल्के की रीजन अलग स्टेट करनी, पब्लिक के साथ शेयर करनी जरूरी है। फिर आज का दिन है, हमने कल प्रेस रिलीज जारी की है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर फॉर्म 45 जो उसको मिल चुके हैं वो अपलोड करे, और वो भी उनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी बनती है। तो इलेक्शन कमीशन 4 बड़ी डेडलाइंस मीट करने में बुरी तरह नाकाम हुआ है। तो इसलिए हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की या तो इनएफिशिएंसी है या बदनीयती है या दोनों चीज़ें हैं। तो इतने अरबों रुपए खर्च कर अगर इलेक्शन कमीशन ढंग के इलेक्शन नहीं करवा सकता, दुनिया के सामने हम एक तमाशा बन गए हैं, तो फिर सवाल तो पैदा होता है। तो अगर वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ गलत कह रही है, तो सारे फॉर्म जो हैं उनके पास, उनको अपलोड कर दें अपनी वेबसाइट के ऊपर। वो तो उनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, ताकि ये झगड़ा सारा खत्म हो जाए। अगर तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है तो उनका झूठ सामने आ जाएगा, अगर वो सच बोल रहे हैं तो वो सच साबित हो जाएगा, क्योंकि आप मुबस्सिरीन के तौर पर उनके पास नहीं है। आखिर उन्होंने जो रिजल्ट जारी किए, सही बारी साहब, जो रिजल्ट उन्होंने जारी किए हैं उनके फॉर्म तो जारी करेंगे। सही बारी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करूंगा कि ये जो फॉर्म 45 के हवाले से ये जमातें ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जाली फॉर्म 45 तैयार किए जा रहे हैं। अब आप मुबस्सिर के तौर पे काम करते हैं कि आपके इल्म में कोई ऐसी शिकायत या ऐसी कोई चीज़ आपके इल्म में भी है या नहीं? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सरवर बारी साहब ने जो लास्ट सेगमेंट में मेंशन किया कि इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रजीम्स यानी कि आमराना रियासतों की कैटेगरी में डाल दिया है। मैं एक बात अपने व्यूवर्स के लिए बता दूं कि ये जो फरवरी में और जनवरी में जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, उन वाक़यात की बुनियाद पर नहीं बल्कि 31 दिसंबर 2023 तक जो डेटा है उसके मुताबिक ये सब कुछ किया गया। अब 24 में जो कुछ हो गया इसके बाद पाकिस्तान कहाँ जाता है ये एक अलग है। तो बारी साहब, एक तो मुझे ये बता दीजिए फॉर्म 45 के हवाले से या उनको उसमें मुबैना तौर पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि तब्दील किया जा रहा है, इस हवाले से कोई इत्तला आपके पास है या नहीं? दूसरा, इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी, जिसका मुतालबा हर किसी से आ रहा है, आपके ख्याल में मुनासिब तरीक़ाकार फोरम क्या है कि इसको इलेक्शंस के ऊपर जो एतराज़ात हैं इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए? देखिए जी, गैर मामूली सूरत हाल है और हमें गैर मामूली इक़दाम भी उठाने पड़ेंगे आइन और कानून की रोशनी में। पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है इलेक्शन कमीशन में या हाई कोर्ट्स में, क्योंकि हाई कोर्ट्स ने तो ज़्यादातर ये कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, वो होता रहे, लेकिन एक जो फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है ताकि मज़ीद जो सियासी बहरान है और गैर यकीनी की कैफियत है वो मज़ीद ख़राब ना हो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो रही है। तो पहला हमने तजवीज़ भी किया था, 2-3 दिन पहले हमने अखबार में ये प्रेस रिलीज जारी की थी सारे मीडिया के लिए। हमने तजवीज़ ये दी थी कि जितने भी फॉर्म 45 हैं गवर्नमेंट के पास, इलेक्शन कमीशन के पास हैं, वो डायरेक्ट जो लाइव टेलीकास्ट किए जाएं सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की मौजूदगी में, और तमाम जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं या वो खुद वहाँ बैठे हों या उनके एजेंट्स हों, जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं, मीडिया की मौजूदगी में लाइव टेलीकास्ट किया जाए। जहाँ जहाँ पर ये मसला है एक एक फॉर्म 45 पब्लिक को दिखाया जाए और उसके बाद उसके रिजल्ट तैयार कर उसको फाइनल डिक्लेयर किया जाए। और ये काम जो है हमने कैलकुलेट किया है, एक अगर सारे डिस्ट्रिक्ट सेशंस में किया जाए तो ये 3 से 4 दिन का काम है और ये मुकम्मल किया जा सकता है। और इसमें जो अगर किसी ने फॉर्जरी की है, झूठ बोला है, जाली फॉर्म तैयार कर रहे हैं, तो वो टैली करना बहुत आसान है, क्योंकि अगर 4-5 कैंडिडेट हैं तो एक पोलिंग स्टेशन पर जो तकरीबन 7 के लगभग जो है फॉर्म 45 जारी होते हैं लाजमी, पोलिंग स्टेशन के बाहर लगता है, पोलिंग एजेंट को मिलता है, जितने भी वहाँ पोलिंग एजेंट बैठे हैं, अगर कोई इलेक्शन ऑब्जर्वर बैठा है तो वो भी साइन करता है उसके ऊपर, और फिर फॉर्म जाता है आरओ के पास। तो ये लाइव टेलीकास्ट किया जाए और ये मामला पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान की तरक्की का मामला है, पाकिस्तान के अंदर के बहरान को ख़त्म करने के लिए यही रास्ता है कि फौरी तौर पर ये मुतालबा सारे हलकों की तरफ से आना चाहिए कि इसको गैर मामूली तरीके से किया जाए। और इसके अलावा जो बाकी जो पिटीशंस हैं वो तो साल हाथ चलती रहती हैं, और ये बहुत बड़े लेवल पर मैं समझता हूँ कि रिजल्ट चेंज किए गए हैं। हमने इस्लामाबाद और पिंडी के कुछ हलकों के फॉर्म 5 चेक किए हैं और साफ नजर आता है कि पैडिंग की गई है कुछ कैंडिडेट्स के हक में, और वो वोट निकाले गए हैं पीटीआई के कैंडिडेट से, जमात इस्लामी के कैंडिडेट के भी वोट निकाले गए, इस्लामाबाद में उनको शिफ्ट किया गया है टू PMLN कैंडिडेट्स। तो ये तो बहुत वाज़ेह आप उनकी तस्दीक कर रहे हैं। इस्लामाबाद के जिन हलकों को आपने जो है इस्लामाबाद के जिन हलकों के फॉर्म 45 आपने देखे, मेरे साथ ही रहिएगा। बैरिस्टर साहब मुझे बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मार्च में जो है, आपने 3 मार्च को, अब आप माहिर कानून भी हैं, 3 मार्च को आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ऐलान किया है। प्रैक्टिकली लगता ही है कि ये मामला इलेक्शन में जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उससे पहले गालिबन कंक्लूड नहीं होगा, आपको निशान नहीं मिलेगा, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से आप पार्लियामेंट को, आपके जो लोग इलेक्ट हुए हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स गालिबन होंगे आपके अब जो सेनेट के लिए। तो जो पार्लिमानी शनाख्त है पीटीआई की वो तो फिर प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाएगी। देखें, सेनेट में भी यही हो सकता है कि सेनेट में इंडिपेंडेंट भी इलेक्ट हो जाएं तो वो फिर किसी पार्टी को ज्वाइन भी कर सकते हैं और एक पार्टी की लाइन भी टो कर सकते हैं। सो इंडिपेंडेंट अभी भी, पहले भी जो उम्मीदवार रहे हैं वो किसी न किसी के साथ तो चलते रहे हैं। सो इधर जो भी होगा इंडिपेंडेंट में, अगर मुझे अवाम ने NA 148 की ज़्यादा वोट दिया है तो मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। अब तकनीकी बुनियादों के ऊपर अगर पार्टी का सिंबल नहीं है या ऐवान में उसकी शनाख्त नहीं है इस वक्त, तो अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिल गए हैं
तो वो उसका ये मतलब नहीं है कि आप एज अ ग्रुप यू सीज टू एग्जिस्ट। तो ये चीज़ें हैं। और अभी रिज़र्व सीट्स का मामला है, आज इलेक्शन कमीशन ने उस पर भी फैसला करना है। जिस तरह आपने सरवर बारी साहब ने शायद जिक्र किया कि आज आखिरी दिन है कई मामलात को देखने का। इलेक्शन कमीशन उम्मीद है कि वहाँ पे भी मुनासिब फ़ैसला करेगी। जो आवाम की राय है, जो करोड़ों लोगों ने वोट डाला है हमारे उम्मीदवारों को, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो रिज़र्व सीट्स के ऊपर होंगे, अक़लियतों के और ख़वातीन के, उनको नशिस्तें दी जाएंगी। सही। अच्छा तैमूर मलिक साहब आप भी बताइएगा, और बारी साहब आप भी, कि जो अभी हतमी फहरिस्त जारी की गई है, पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। डू यू थिंक दिस इज़ फेयर? इनके लोग जो हैं उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स जमा करवा दिए थे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो अब उसके तौर पर मौजूद होंगे, बट दे आर नॉट गेटिंग मखसूस नशिस्तें। बारी साहब आप पहले बता दीजिए। जी, मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है मखसूस नशिस्तों का, ये तो इनका हक बनता है, क्योंकि अगर आप देखें पार्टी को बैन नहीं किया गया, पार्टी पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्टी के जो सेनेटर्स हैं वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। तैमूर साहब ने भी गालिबन जब कागजात नामजदगी जमा करवाए होंगे तो उसके ऊपर पीटीआई का नाम लिखा होगा। तो पार्टी तो एग्जिस्ट करती है, पार्टी तो बैन नहीं होगी। और ना ही ये जो मजहबी जमात के साथ गए हैं वो भी रजिस्टर्ड पार्टी है, तो फिर इनका राइट बनता है। और दूसरा ये पाकिस्तान की खवातीन का भी राइट है कि जो 60 जो नशिस्तें हैं उनके लिए मखसूस की गई हैं, और पाकिस्तान की जो अक़लियत है उनकी 10 सीटें हैं। तो ये तो हमारे आइन में लिखा है कि जो जमात जो है उसके जितने जनरल सीट पर कैंडिडेट जीतेंगे उसी तनासब से ये नशिस्तें उनके दरमियान तकसीम होनी है। सही। तो अगर ये जो है डिप्राइव करते हैं तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अचानक जो है तकरीबन 50% नशिस्तें खवातीन की और मिनॉरिटीज की गिर जाएंगी, और ये पूरी दुनिया में एक और आपके नाम, आपके माथे पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। दुनिया आपको क्रिटिसाइज करेगी, सिविल सोसाइटी के सामने आप होगा, दुनिया की ह्यूमन राइट्स की जो कमीशन हैं वो आपको कंडेम करेंगे। तो आपने क्या तमाशा बना के रख दिया है पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि तमाशा बना दिया। ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ अनएक्सेप्टेबल है। सही। बारी साहब मेरे साथ रहिए। बैरिस्टर साहब, व्हाट आर द ऑप्शंस ऑन द टेबल? अभी लगता ये नहीं है कि आपको किसी भी फोरम से आपकी सुनवाई हो रही है या होगी? आप ज़रा मुझे क्विकली बता दीजिएगा कि तहरीक इंसाफ ने आज बानी चेयरमैन ने यह फैसला किया कि IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं, क्या तगड़ी अपोजिशन करेंगे, एहतजाज, या फिर माजी में जिस तरीके से आप लोग हिस्सा ही नहीं बने, इस्तीफे दे दिए? व्हाट आर द ऑप्शंस? देखिए, मेरा ख्याल ये है, और हमने ये बातें पार्टी में भरपूर तरीके से की हैं, और मुझे लगता है कि जो बानी चेयरमैन हैं और बाकी पार्टी के अहदेदार हैं वो इससे इत्तफाक करते हैं कि हमें एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए। सही। हमारी जब अददी अक्सरियत जो हकीकी है वो जिस दिन रिकग्नाइज हो जाएगी, चाहे वो हाई कोर्ट से हो, ट्रिब्यूनल से हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, उस दिन तो हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर वो हक अभी नहीं माना जा रहा तो हमें ईवान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हम बहुत बड़ी तादाद में हैं और भरपूर तरीके से अपोजिशन करनी चाहिए। अपोजिशन का रोल उतना ही अहम है हुकूमत के अंदर जितना कि जो ईवान की ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए उनका है। सो ये मामला तो इस तरह आगे चलेंगे। जहाँ तक रिज़र्व सीट्स की बात है, अभी आपने बताया कि कोई हतमी फहरिस्त जारी होगी, मैंने अभी नहीं देखी। अगर उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं जारी की गई तो ये एक अजीब बात है। जिस तरह बारी साहब ने कहा कि जिसके जितने जनरल सीट के कैंडिडेट मेंबर हों उसके तनासब से रिज़र्व सीट्स मिलनी चाहिए। तो ये मामला तो फिर दोबारा आईनी तौर पे इसको देखा जाएगा आला अदलिया के अंदर। और अभी लगता है ऐसे कि जैसे इलेक्शन कमीशन से शायद कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रही है और वो सुपीरियर कोर्ट से मिलेगी इंशाल्लाह। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ सरवर बारी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम का इख्तिताम जब एक वीक गवर्नमेंट बनने जा रही है पाकिस्तान में, अख्तर उस्मान साहब के 2 अशार के साथ मैं करूँगा कि भंवर बरहम हवाएं गुम किनारा क्या बनेगा, दरीदा बादमा अपना सहारा क्या बनेगा, और नए सालार से जिंदा में बच्चे पूछते हैं हमारे शहर के फातेह हमारा क्या बनेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।